Good morning, student. As we are doing SST of 8th standard and we are doing the chapter 16, our constitution. So be ready. Today we will do page number 190. Yes, parliamentary form of government. हमारी जो सरकार है संसदीय सरकार है कि वह कैसे वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट। हमारे मतलब जो सेंटर और स्टेट दोनों में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय हमारी सरकार है। इन फैक्ट वी हैव अडोप्टेड दिस सिस्टम ऑन ब्रिटिश पैटर्न, और हमने यह सिस्टम ब्रिटिश पैटर्न से अडोप्ट किया है क्योंकि हमारा संविधान बहुत से देशों के संविधानों को मिलाकर बना है, तो यह पैटर्न हमने ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। A parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and executive. हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र सरकार है, उसमें क्या है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूट में क्लोज नज़दीक का रिलेशन है, नज़दीक का संबंध है। लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, मतलब विधान पालिका और कार्यपालिका दोनों में नज़दीक का संबंध है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट मतलब निर्माण, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स का निर्माण होता है वह लेजिस्लेचर के मेंबर्स के अंदर से ही होता है। जो विधान पालिका के सदस्य मेंबर्स होते हैं उनको मिलाकर ही मिनिस्टर्स की काउंसिल बनाई जाती है। It hold the office as long as it continue to enjoy the confidence of the legislature। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इट होल्ड द ऑफिस, अपने मंत्री पद पर तब तक आसीन रहती है जब तक उसका लेजिस्लेचर मतलब कार्य विधान पालिका में विश्वास बना रहता है। इसलिए उसे अपनी पदवी को बचाए रखने के लिए विधान पालिका के प्रति विश्वास बनाना पड़ता है। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेजिडेंट इन केस ऑफ इंडिया इन ए नॉमिनल हेड। जो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस स्टेट का हेड क्या है, हमारे देश का हेड क्या है, प्रधान कौन है, प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल है, नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का ही हेड है। आल्दो शी ही इंजॉय मैनी पावर्स, बेशक उसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती है, बट इन प्रैक्टिस ऑल These powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister। लेकिन वो सारी शक्तियाँ जो प्रेसिडेंट के पास होती है उस सारी शक्तियों का एक्सरसाइज मतलब प्रयोग कौन करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो सारी शक्तियाँ जो प्रेसिडेंट को मिलती है उसका उपयोग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। यस, नाउ वी विल डू फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल मीन्स संघीय, फेडरल मीन संघीय एंड यूनिटरी मीन संगठित। संघीय मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें कई संघ है, मतलब कई राज्य हैं, कई राज्यों की संघ है। यूनिटरी मतलब संगठित, जो राज्यों की जो संघ है वो आपस में संगठित है, मतलब सभी राज्यों को मिलाकर एक सरकार बनी है। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फेडरल इज रिटन एंड डिजिट। जो हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फेडरेशन, जो हमारे संघ का संविधान है वह रिटन भी है एंड रिजिड और कठोर भी है। इट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये अपनी सारी पावर सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड करती है। मतलब जो हमारी सरकार की सारी पावर है वो सेंटर एंड स्टेट में डिवाइड है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्स द डिस्प्यूट। जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है मतलब आत्मनिर्भर है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते। तो हमारी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है एंड विच इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल द डिस्प्यूट। जो हमारे संविधान की व्याख्या, इंटरप्रेट्स मतलब व्याख्या करती हैं, और हमारे जो झगड़े होते हैं, हमारे देश में किसी भी तरह का कोई झगड़ा है तो वो न्यायपालिका उनको सुलझाती है। अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम बट विद द डिफरेंस। हमारे भारत के अनुसार हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, संघीय सरकार है, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस है, कुछ अंतर है बाकी देशों के मुकाबले में। द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारी जो फेडरेशन गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, मतलब एकात्मक सरकार भी बोलते हैं, संगठित सरकार भी बोलते हैं। इज सो पावरफुल दैट
At time it appeared that India is not really a federation but a unitary state. हमारी जो संघीय यूनियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में फेडरेशन संघ होने के, अलग अलग संघ होने के बावजूद भी हमारी जो स्टेट है, हमारा जो देश है यूनिटरी है, मतलब एक है, संगठित है। मतलब हमारे देश में कई राज्य सरकारें हैं, कई राज्य हैं, उनकी अलग अलग सरकारें हैं। अलग अलग सरकारें होने के बावजूद भी हमारा देश एक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। However, the Constitution of India has several features of federation combined with the element of unitary state. कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि काफ़ी फीचर है कंबाइंड विद द एलिमेंट ऑफ यूनिटरी स्टेट। मतलब जो हमारी संघीय सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मतलब एकात्मक सरकार को मिलाकर उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सम पीपल डिस्क्राइब इंडिया एज ए फेडरेशन विद वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है फेडरेशन के साथ संघ होने के बावजूद भी बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय सरकार होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमारी कई राज्य हैं, उनमें कई सरकारें हैं, उन राज्यों के अलग अलग संघ है, अलग अलग संघ होने के बावजूद भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि सारी राज्य सरकारों को मिलाकर एक बड़ी सरकार बनती है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बहुत पावरफुल है। नाउ डू यू नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द राइट to vote was granted in 1950 to every citizen of India above the age 21 year। मतलब 1950 में जो 1950 में जब हमारा संविधान बना था 1950 में लोगों को मताधिकार दिया, मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया जब उम्र रखी गई 21 वर्ष। मतलब जो भी व्यक्ति 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर है वह वोट दे सकता है। बट 61st अमेंडमेंट हमारे संविधान में जो 61वें संशोधन हुई 1988 ईस्वी में, तो उसमें लोअर द एज 18 ईयर, तो एज कम करके मतलब मनुष्य की उम्र घटाकर 18 ईयर रख दी। मतलब अगर कोई मनुष्य 18 ईयर है या उससे ऊपर तो वह वोट दे सकता है। यस, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमारी जो गवर्नमेंट है फेडरल एंड यूनिटरी है, संघीय सरकार है, संघीय सरकार के होते हुए भी एकात्मक है, मतलब एकजुट है हमारी सरकार। सभी राज्य मिलकर एक बड़ी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स that every citizen of India who is 18 years and above is entitled to vote in election without any discrimination of caste, color, class, religion और gender। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, हमारे भारत का हर सदस्य, हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के, मतलब जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्लास, धर्म के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो वोट देने का इलेक्शन में वोट देने का अधिकारी है। मतलब उसे हक है वोट देने का। अगर वह मनुष्य 18 ईयर 18 साल या उससे बड़ा है और बिना किसी भेदभाव के वह अपना वोट दे सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यह हम इक्वलिटी बराबर समानता के आधार पर यह अधिकार मनुष्य का है, क्योंकि जो समानता का अधिकार है हमारे लोकतंत्र सरकार का बेसिक प्रिंसिपल है। दिस राइट एनेबल ऑल सिटीजन टू बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत का हर नागरिक अपने चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सरकार में भाग लेता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हर नागरिक सरकार में, गवर्नमेंट सिस्टम में भाग लेता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देयर इज़ अ डबल सिटीजनशिप। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, USA, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, मतलब दो तरह की नागरिकता है, मतलब दो नागरिकता लोगों को लेनी पड़ती है। कैसे? एवरी अमेरिकन इज ए सिटीजन ऑफ हर हिज स्टेट। हर जो अमेरिकन है वो अपने स्टेट का भी नागरिक होना चाहिए, मतलब स्टेट का भी उसे नागरिक होना बहुत जरूरी है। एंड आल्सो द यूनाइटेड स्टेट का भी नागरिक उसे बनना पड़ता है, मतलब दो तरह से उसका नागरिकता लेनी पड़ती है। बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप।
लेकिन हमारे भारत में सिंगल एकल नागरिकता है, मतलब एक ही नागरिकता है, मतलब मनुष्य को एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है। देयरफॉर एवरी इंडियन irrespective of the place where he she live is a citizen of इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, हर एक नागरिक जहाँ भी कहीं वह रह रहा है तो वह भारत का नागरिक है। मतलब जिस भी किसी मतलब कि वह भारत के किसी भी प्रांत में किसी भी राज्य में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे राज्य की नागरिकता के साथ साथ केंद्र सरकार की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। देयर इज़ नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ द स्टेट। राज्य के अधिकार पर कोई नागरिकता नहीं है, मतलब भारत का ही नागरिक है वह। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। मतलब एकल नागरिकता के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में जाकर अपना एम्प्लॉय मतलब कार्य कर सकता है। पीपल हु कॉल देमसेल्फ पंजाबी, मराठीज और गुजराती आर कॉल्ड सो बिकॉज दे स्पीक दीज लैंग्वेजेस एंड नॉट ऑन द बेसिक ऑफ देयर सिटीजनशिप। मतलब जो लोग अपने आप को पंजाबी, मराठी या गुजराती कहते हैं वो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी भाषा अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वो नागरिकता के आधार पर अपने आप को पंजाबी, मराठी या गुजराती कहते हैं। एकल नागरिकता का अधिकार का मतलब क्या है कि मनुष्य राज्य का नागरिक होने के साथ साथ पूरे देश का नागरिक है। मतलब एक राज्य से वह दूसरे राज्य में जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वह कार्य कर सकता है। मतलब अगर दो नागरिकता होती तो एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में कार्य नहीं कर सकता। भाव यह कि हमारे भारत में एकल नागरिकता ही है, सिंगल सिटीजनशिप। यस, नाउ वी विल डू सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका जो हमारी है वो सिंगल एक है और इंटीग्रेटेड है। इंडिया हैज़ ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अनलाइक द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वी डू नॉट हैव सेपरेट फेडरल और स्टेट कोर्ट। मतलब यूनाइटेड स्टेट की तरह हमारी कोई अलग से फेडरल और स्टेट कोर्ट नहीं है। इन आवर कंट्री द एंटायर जुडिशरी इज वन हायरकी ऑफ कोर्ट। मतलब हमारे देश में जिस पूरा सारी जुडिशरी है एक ही है, एक पद पर आसीन है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट फॉर्म ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर विद जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल लॉज। मतलब सारे कानूनों पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट मिलकर एक सिंगल हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। द हाई कोर्ट हैव द राइट टू सुपरविजन ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट। और जो हमारी हाई कोर्ट हैव द राइट, हाई कोर्ट को क्या राइट है कि सुपरविजन करने का। सबॉर्डिनेट जो हाई कोर्ट के अंडर जो कोर्ट्स होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, उनका सुपरविजन हाई कोर्ट करती है और हाई कोर्ट के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। इंडिया हैज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आज़ाद है। फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मतलब विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से हमारी जो जुडिशरी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बीच में दखल अंदाजी नहीं करती। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिक ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। जो जजेस हैं, जो हमारी न्यायपालिका में जज चुने जाते हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर चुने जाते हैं, मतलब उनकी योग्यता के आधार पर उनका चुनाव होता है। बट दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। लेकिन कार्यपालिका उन्हें बड़े आसानी से रिमूव हटा नहीं सकती। देयर इज ए सेट इज फॉलोड अबाउट विच वी विल रीड इन चैप्टर 20 ऑन जुडिशरी। आगे हम इसके जो प्रोसीजर है, जुडिशरी के प्रोसीजर है, हम अगले चैप्टर में जो कि 20 चैप्टर है तुम्हारा, उसमें पढ़ेंगे। द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू द सिटीजन एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टू द स्टेट। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आल्सो बेसिक फीचर है हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं ये सब। जिससे क्या पता लगता है कि हमारे भारत की, हमारे जो स्टेट की नागरिकों के लिए क्या ऑब्लिगेशन, क्या कर्तव्य हैं और हमारे सिटीज़न के स्टेट के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं। वी शैल बी लर्निंग अबाउट दीज वाइटल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो आगे चैप्टर आपका आ रहा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ही वाइटल मतलब बड़े ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो है ये सब
इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। भाव की हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इट्स completed. Now be ready for next chapter. Have a nice day.